दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात कर रहे हैं जिसको लेके देश के नौजवानों में, देश के हर हिस्से में बहुत हलचल है। वो है उचित रोजगार के और उचित जीवन यापन के अवसर होना। बेरोजगारी जिस अनुपात में आज बढ़ी है उतनी शायद कभी नहीं बढ़ी थी। उसके कारणों में ना जाकर वो भी अपने आप में एक बड़ा विषय है, और उसके जागतिक कारण भी हैं और स्थानीय कारण भी हैं और मौजूदा सरकार की नीतियां भी हैं। लेकिन हम लोग आज एक पॉजिटिव एजेंडा कैसे हो सकता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड का अगले 2030 तक, उसमें दो विद्वानों के जिन्होंने जिंदगी भर इस तरह के सवालों पे काम किया है, चिंतन किया है, लेखन किया है, अपनी बात को रखा है अलग अलग मंचों से। तो हम विजय महाजन जी से और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी से इस बातचीत को सुनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद विजय प्रताप जी। नमस्कार प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा और श्रोतागण। बहुत अच्छी बात है कि हम इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। वैसे प्रोफेसर संतोष और मैं तो इस मुद्दे पे कई सालों से हम लोग बात करते हैं, कोलैबोरेट भी किया है। प्रोफेसर साहब ने एक किताब भी छापी है जिसमें एक चैप्टर मैंने भी दिया। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि कम से कम इस दशक में तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और वैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े हैं उसका व्यक्तिगत स्तर पे इतना कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि अगर मेरे पास नौकरी नहीं है तो मेरे पास नौकरी नहीं है, बाकी करोड़ों और के पास नहीं है, वो भी एक समस्या है। लेकिन फिर भी कुछ क्योंकि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़े से आंकड़ों से शुरू करता हूँ। 2021 पिछले साल के आखिर तक जो सरकारी आंकड़े हैं उसी के अनुसार करीब 47.2 करोड़ लोग जो हैं भारत की वर्क फोर्स में थे। मतलब इतने लोग काम में लगे थे, हर तरह का काम। उसमें स्वरोजगार भी है, उसमें कैजुअल वर्क भी है, उसमें सैलरीड वर्क भी है, सारा गिन के तो और इसमें कृषि भी है, गैर कृषि भी है। और करीब 4.7 करोड़ लोग जो हैं वो काम ढूंढ रहे थे उस समय, यानी करीब 10% से थोड़ा सा नीचे टोटल लेबर फोर्स का। लेकिन क्या यही बेरोजगारी का मापदंड है, या इंडिया में जिसको LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं वो विश्व भर की औसत से कम है, और महिलाओं के लिए तो बहुत ही कम है। हमारे यहाँ महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 20% से भी नीचे हो गया है, जबकि अधिकतर देशों में 40-45% होता है। और ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अधिकतर देशों में 60 के ऊपर होता है, हमारे यहाँ 50 तक भी नहीं, 50 से नीचे ही है। तो जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ही कम है, यानी कि लोग काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, चाहे वो इतने हताश हो गए हैं या वो समझते हैं कि काम जो मिलेगा इतनी कम उसमें इनकम होगी कि करने लायक नहीं है। तो अगर हमारा बाकी देशों की तरह हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 60% होता, तो जो अनएम्प्लॉयड फोर्स है वो 4.5 करोड़ की जगह वो करीब 10 करोड़ से भी ऊपर होती। लेकिन जो भी है, आज की तारीख में जो वर्क फोर्स है वो तो है, लेकिन लेबर फोर्स बढ़ती जाती है, क्योंकि आज से करीब 20 साल पहले हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी। तो जो लोग मान लीजिए 2000 में पैदा हुए वो आज 2022 में 22 साल के हो गए, तो उनको तो काम की जरूरत है। तो ये जो लेबर फोर्स में जो एडिशन हो रहा है हर साल, वो अगर गिने और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं 4.7 करोड़ उनको गिने और उनको हम कहें कि भाई कम से कम 10 साल में बेरोजगारी इनकी जो है खत्म हो जाए,
मतलब एक व्यक्ति की नहीं, जो टोटल है वो, तो उससे क्या होगा कि हमें 1 से 1.25 करोड़ आजीविका हर साल बढ़ानी है। और मैं आजीविका शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि नौकरी, जिसको इंग्लिश में जॉब्स बोला जाता है, वो उसको हम अधिकतर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरी और नहीं तो कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी की नौकरी या किसी फैक्ट्री में नौकरी जो स्टडी जॉब हो, उसको हम जॉब्स मानते हैं। लेकिन आजीविका जो है उससे कहीं बढ़ के है। और आपको मालूम है कि करीब भारत में 92% के आसपास जो आजीविका है जो इनफॉर्मल सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो इसलिए उस तरह की नौकरियां तो हैं ही नहीं। अगर हमें हर साल 1 से 1.25 करोड़ लोगों को आजीविका संवर्धन में सपोर्ट करना है, तो उसमें से 15 से 20 लाख भी अगर फॉर्मल सेक्टर में लग गए तो बहुत बड़ी बात होगी। पुराने आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो मुश्किल से 10 लाख को फॉर्मल सेक्टर में नौकरी मिलेगी। बाकी जो 90 लाख से ज्यादा हैं उन्हें या तो कृषि में या कंस्ट्रक्शन में या अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर में या हर तरह का स्वरोजगार में उनको कुछ आजीविका चलाने का की पॉसिबिलिटी है। तो ये अगर ओवरऑल पिक्चर है, इसके लिए किया क्या जा सकता है? तो इसके लिए जो मेरा अध्ययन रहा है उसके अनुसार 3 या 4 जो हैं मुख्य पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी है वो एक दूसरी क्राइसिस से लिंक्ड है। भारत में पर्यावरण की बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। हालांकि अफ्रीका से चीता आ गया है, राइनोज की संख्या बढ़ गई है, टाइगर्स की भी संख्या बढ़ गई है, ग्रीन कवर भी थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन ये पॉजिटिव्स के बावजूद भी हमारा जो जल, जंगल, जमीन और जमीन में जो सॉइल है, ये तीनों ही बहुत इसका क्षरण हो चुका है और इनकी जो एनवायरमेंटल कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि कभी फ्लड्स आते हैं, कभी सूखा पड़ता है, अनसीजनल रेन हो रही हैं, अनसीजनल मानसून विड्रॉल हो रहे हैं। कुछ तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण है, लेकिन कुछ जो है लोकल फैक्टर्स के कारण भी है। उदाहरण के लिए अगर बहुत जबरदस्त बारिश हो भी रही है, तो अगर हमारे जंगल काबिज रहते और हमारे तालाब काबिज रहते तो जितना नुकसान होता है तेज बारिश से, वो उससे बहुत कम होता। पर्यावरण की को फिर से अपनी स्टेडी स्टेट में लाने के लिए हमें एज ए नेशनल गोल वैसे ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो 10 साल में शायद बहुत सारा इलाका भारत का रहने लायक नहीं है। लोग अभी जो पाकिस्तान में हुआ, बहुत दुखदायक बात है कि एक समय था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि कंट्री का 3/4 एरिया जो है पानी के नीचे। तो इस तरह का हमारे यहाँ ना हो, उसके लिए हमें जल, जंगल, जमीन तीनों में निवेश करना होगा, तीनों का रीजनरेट करना होगा। और उसके लिए जो हमने एस्टिमेट्स बनाए हैं, मैं और मेरे कॉलीग जीत सिंह, हम लोगों ने एक बड़ा पेपर भी इसके लिए लिखा है। अपना जो जीडीपी है उसका करीब 2%, यानी हर साल करीब 4 लाख करोड़ रुपया अगर हम स्टेडीली इन्वेस्ट करें, भारतवर्ष 4 लाख करोड़ रुपया हर साल जीडीपी का 2% इन्वेस्ट करे जल, जंगल, जमीन की रीजनरेशन में, करीब 8-10 साल के लिए स्टेडीली, तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये जो है नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जल, जंगल, जमीन, ये रिस्टोर हो जाएंगे। अभी सिचुएशन ऐसी नहीं हुई है कि ये इरिवर्सिबल चीज। और दूसरा, इनको रिस्टोर करने में जो काम जो करना पड़ेगा, उसमें शॉर्ट टर्म में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उससे बहुत लोगों को शॉर्ट टर्म रोजगार, शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 5 साल तक का
रोजगार मिलेगा। और फिर लॉन्ग टर्म जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जल जंगल जमीन की बढ़ जाएगी, उसके कारण हर एक जगह में फिर और उत्पादन हो सकता है और रोजगार मिल सकता है। अभी 2 हफ्ते पहले ही मैं टीकमगढ़ जिले में था, मध्य प्रदेश में। पूरे बुंदेलखंड में 4-5 जिलों में घूमा, लेकिन टीकमगढ़ की बात है। वहां पे एक आदिवासी महिला को एक फार्म पॉन्ड नरेगा के अंतर्गत सैंक्शन हुआ था। उसमें करीब 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। 20 मीटर चौड़ाई का और 30 मीटर लंबा और करीब 3 मीटर गहरा फार्म पॉन्ड बना 3.5 लाख रुपए में। ये 1.5 साल पहले तक बना था। तो मैंने उनसे पूछा कि इसके पहले आपकी कितनी उपज होती थी? तो बोली कि मेरी और मेरी बहन की कुल मिला के 7.5 एकड़ जमीन, लेकिन हम खरीद में तो जो करते थे वो तो करते ही हैं, बारिश होती है, लेकिन रबी में हमको सिर्फ 10 बोरी गेहूं होता था, क्योंकि हम छिड़क के गेहूं उगाते थे। मैंने कहा फिर ये तालाब बनने के बाद कुछ बदला? बोली कि हाँ, फिर पिछले साल तो हमने पूरा में गेहूं लगाया और पानी भी था। तो मैंने पूछा कितना हुआ? तो 100 बोरी हो गया। तो मैंने कहा 10 से 100? क्योंकि हाँ, 100 से भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, मैं 100 ऐसे बता रही हूँ। तो मैंने कहा और क्या फायदा हुआ? कि उन्होंने कहा आप देख रहे हैं अभी इसमें पानी है, तो इसमें हमने मछली छोड़ दी है, तो इसमें हमें करीब मछली छोड़ने में करीब 20-25 हजार रुपए का जो है मछली के जो बीज और दाना का है, और हमें 1.25 लाख रुपया इसका मिलेगा। यानी 1 लाख रुपया हम मछली से कमा लेंगे, और बाकी जो 100 बोरी जो गेहूं है वो तो है ही। ये एक उदाहरण है कि आपने एक सिंपल फार्म पॉन्ड में 3.5 लाख रुपया खर्च किया, और उससे आपकी जो स्टेडी इनकम है और आजीविका, क्योंकि 100 बोरी गेहूं को फिर उसको उसका जो पूरा जो प्रोसेस है, उसको हार्वेस्टिंग करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उससे और बहुत रोजगार मिलेंगे। और इन 2 महिलाओं को, जो दोनों बहनें हैं, उनकी तो जिंदगी ही बदल गई इस तरह फिशरी में। तो ये माइक्रो उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम जनरल बोलते हैं कि भाई 4 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दो, तो उससे क्या होगा, लेकिन जो मैंने उदाहरण दिया, यानी 1 लाख उस तरह के 1 करोड़ उस तरह के पॉन्ड जो हैं बन सकते हैं। तो लेकिन मैं सिर्फ फार्म पॉन्ड्स की ही नहीं बात कर रहा हूँ। जंगल में हमें काफी इन्वेस्ट करना है, और बहुत जगह जो है मिट्टी, सॉइल में जो पूरा वो केमिकल्स और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, केमिकल्स ज्यादा हो गए, उसको ठीक करने में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पहला तो ये है। और जहां तक मैंने देखा है, किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी में नेचुरल रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमिस्ट को ज्यादातर समझ में ही नहीं आता है कि नेचुरल रिसोर्स का कितना महत्व है, जल जंगल जमीन का कितना महत्व है प्रोडक्टिव इकोनॉमी के बेसिस पे। और ज्यादा एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग में एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर, फिर कंस्ट्रक्शन एज अ सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर, सर्विसेज एज अ सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर का जो नेचुरल रिसोर्स बेस है, एग्रीकल्चर मतलब नॉट जस्ट क्रॉप कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे तो एक बहुत सारी जॉब्स पॉसिबल हैं। अगर हम सच्ची में 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करें, तो हर साल कम से कम नहीं तो जो हम नई लाइवलीहुड्स की बात कर रहे हैं, हर साल करीब 40-50 लाख नई लाइवलीहुड्स नेचुरल रिसोर्स एनहांसमेंट के कारण ही बन सकती हैं ऑन ए स्टेडी स्टेट बेसिस। मैं वो नरेगा टाइप की काम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत मात्रा में होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट सबसे बड़ा सेक्टर है वो है एम्प्लॉयमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन, हम नॉर्मली जैसे हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, लोग जो है दिल्ली में, गुड़गांव, नोएडा, बम्बई में स्काई स्क्रेपर, जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन की जरूरत हमारे यहाँ रूरल हाउसिंग और स्मॉल टाउन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगेन जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो जॉब्स पॉसिबल हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट रूरल हाउसिंग और स्मॉल टाउन, और हर जिले में 7-8
कस्बे या छोटे शहर हैं, कम से कम कहीं में तो 10-12 भी होते हैं, तो करीब 5,000 स्मॉल टाउन्स तो हैं ही भारत में, जिनमें हाउसिंग की एक्यूट शॉर्टेज है, क्योंकि लोग वहां आके काम करने लग गए हैं, सर्विसेज भी ज्यादातर वहीं कॉन्सेंट्रेट होती हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज भी वहीं ज्यादा पनप रही हैं, तो इन वहां पे कंस्ट्रक्शन के जो जॉब्स हैं उससे करीब हर साल 20 लाख 30 लाख आजीविका बढ़ सकती हैं। ये मैं बड़े शहरों में की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जो हो रहा है हो ही रहा है। छोटी छोटी जगहों से, बुंदेलखंड जैसी जगहों से लोग पलायन करके बड़े बड़े शहरों में जाकर कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं। उससे अच्छा है कि जो आदमी टीकमगढ़ से 10-15 किलोमीटर दूर रहता है वो सुबह जाए टीकमगढ़ में मकान बनाने का काम करे और शाम को वापस अपने गांव में आके फिर से आराम से रहे। तो सब सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर जल जंगल जमीन पॉसिबिलिटी है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें हम केवल सरकारी बजट के माध्यम से ही नहीं, कुछ जो है लॉन्ग टर्म हाउसिंग लोन्स के माध्यम से भी इसमें पूंजी निवेश हो सकता है, और उसके कारण जो है इसकी रिसोर्सिंग पॉसिबिलिटी, जो फाइनेंशियल रिसोर्सिंग पॉसिबिलिटी, वो काफी मात्रा में सरकारी बजट के ऊपर डिपेंड करके नहीं होगी। जल जंगल जमीन का काम है, उसमें तो अधिकतर सरकारी बजट से ही होना पड़ेगा। कारण यह है कि अधिकतर जल जंगल जमीन जो है वो पब्लिक रिसोर्सेज, जो फार्म पॉइंट की एग्जांपल मैंने दी वो प्राइवेट रिसोर्स था, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। मेनली तालाब हुए, जंगल हुए, या मिट्टी का आपको सॉइल कंजर्वेशन का काम करना है, तो सब पब्लिक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, और इसलिए उसमें व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट मुश्किल है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट काफी हद तक पॉसिबल है। उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सॉफ्ट लोन्स की जरूरत पड़ेगी, और वो किया जा सकता है। भारत के बैंकिंग सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं, उसको अगर ढंग से चैनलाइज किया जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर कैन बी वेरी सब्सटैंशियली, मतलब 60-70-80% जो है वो प्राइवेट फाइनेंस से ही हो सकता है, और उससे बहुत रोजगार बढ़ेगा। तीसरा जो है वो है सर्विसेज सेक्टर। आपने देखा होगा कि मैं तुरंत मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अब दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि हमें करीब करीब हर एक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इवन इंटीग्रेटेड सर्किट्स जैसी चीज, जिसमें $10 बिलियन भी कुछ नहीं होता है, 75,000-80,000 करोड़ भी कुछ नहीं होता है, उसमें भी हमें अब प्रवेश करना पड़ेगा, लेकिन उनमें अधिक नौकरियां नहीं। उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे सैमसंग कंपनी का नाम आपने सुना हो। सैमसंग जो टीवीज और ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर बनाते हैं, उनकी जो फैक्ट्रियां हैं, उन 3-4 जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें सब मिला के मुश्किल से 3,000 लोग काम करते हैं, वर्कर्स। लेकिन सैमसंग का जो ऑल इंडिया डीलर नेटवर्क बिक्री करने के लिए और ऑल इंडिया रिपेयर नेटवर्क है, उसका मैंने एस्टिमेट करने की कोशिश की, अथॉरिटेटिव नंबर नहीं है मेरे पास। 80,000 लोग जो हैं वो सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस, रिपेयर्स, इस सब में लगे हैं, जबकि फैक्ट्री में केवल 3,000 लोग लगे हैं। जो ये बाकी जो 80,000 हैं, ये सैमसंग के एम्प्लॉइज नहीं, अधिकतर जो है वो अपना, जिसको बोलते हैं अपनी डीलरशिप या अपनी रिपेयर का डीलरशिप लेते हैं, और उस एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड है, दे हैव फ्रेंचाइज रिलेशनशिप विद सैमसंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का इस तरह से महत्व है, लेकिन अधिकतर जो जॉब्स हैं, दे विल बी काउंटेड एज सर्विस सेक्टर जॉब्स। इसीलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग से सीधा सर्विसेज में जंप कर रहा हूँ। सर्विसेज में भी 2 टाइप की सर्विसेज, एक जिसको मैं कहता हूँ प्रॉक्सिमेट सर्विसेज, मतलब जो जिसमें जो सर्विस डिलीवर कर रहा है और जो यूजर है, दोनों को एक दूसरे के आसपास होना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक जो वर्कर है वो सर्विस सेक्टर वर्कर, वो पकौड़े बना रहा है, और यूजर जो है वो पकौड़े खा रहा है, तो उसको सामने 1-2 मीटर दूर ही, ज्यादा से 3-4 मीटर दूर होना होगा। चाय की दुकान है या बार्बर है, टेलर है, तो these are called proximate services।
लेकिन प्रॉक्सिमेट सर्विसेज है। दूसरा जो है जिसका बहुत बड़ा स्कोप है उसको बोलता हूं टेली सर्विसेज। टेली सर्विसेज का जिसको डिजिटल भी बोलते हैं, लेकिन टेली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टेली का मतलब होता है दूर से। तो टेली सर्विसेज में उदाहरण है जैसे कॉल सेंटर्स, डेटा एंट्री, जहाँ पे जो एंड यूजर है वो हजारों मील दूर हो सकता है। आपको जैसे अमेरिका से जो डॉक्टर लोग हैं वो अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है या जो डायग्नोसिस है वो अपने गले में उनके एक टेप रिकॉर्डर होता है, उसमें वो बोलते हैं और वो दिन के आखिर में वो रिकॉर्डिंग जो है वो आ जाती है बेंगलोर में या पुणे में, और लोग जो अपने कान पे वो लगा के उसको टाइप करके वो डिजिटली अपलोड कर देते हैं। तो डॉक्टर कैलिफोर्निया में है, डेटा एंट्री ऑपरेटर पुणे में है। तो जो टेली सर्विसेज हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कहीं से भी दी जा सकती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में दी जा सकती हैं, आदिवासी क्षेत्रों से दी जा सकती हैं, और जहाँ भी कनेक्टिविटी हो और जहाँ थोड़ा सा डिजिटल स्किल जो है वो दिए जाए तो वो काम जो है किया जा सकता। जरूरी नहीं है कि अगर कैलिफोर्निया को आपको टेली सर्विस देनी है तो वो बैंगलोर या पुणे या हैदराबाद या गुड़गांव से ही हो। वो फर्स्ट स्टेज था, लेकिन सेकंड स्टेज में अब पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद इतने महंगे हो गए हैं कि जो कॉस्ट एडवांटेज जो पहले थी अमेरिका से इंडिया की वो बहुत कम हो गई। अब वो कॉस्ट एडवांटेज जो है वो है भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जोरहाट, पटना, इस तरह के शहरों में, और एक समय आएगा कि वहां से भी जो है जिलों में या और भी छोटी जगहों में ये शिफ्ट होगा। तो डिजिटल सर्विसेज या टेली सर्विसेज जो है वो एक अगेन बहुत बड़ा स्कोप है, और इसमें हर एक को कोई प्रोग्रामर बनने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे स्किल जो हैं ऐसे हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में लोग सीख सकते हैं। तो सारांश में मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो हमें इस दशक में करीब 10 से 12 करोड़ नई आजीविकाएं उपलब्ध करवानी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि करीब हर एक के पास 2030 तक आजीविका हो। दूसरा है कि उनमें से 10% भी जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर, स्टडी एम्प्लॉयमेंट, सैलरी जॉब्स नहीं होंगे। बाकी 90% जो हैं वो कृषि या उससे संबंधित नेचुरल रिसोर्स बेस्ड, जल जंगल जमीन बेस्ड होंगे, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होंगे, या सर्विसेज सेक्टर में होंगे, और उसमें से अधिकतर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वरोजगार के स्टेटस में होंगे, नौकरियां नहीं होंगी। तो हम अपने दिमाग से नौकरी शब्द ही निकालते हैं और स्वरोजगार की बात करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी नौकरियों की हम ज्यादा उम्मीद ना रखें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, उसके अपना महत्व है, लेकिन नौकरियों के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। और बाकी जो है ये चारों सेक्टर में रिसोर्सेज कैसे पहुंचे, सरकारी बजट के अलावा उसके लिए हमें बैंकिंग सेक्टर के साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। भारत के बैंकों में बहुत सारा पैसा ऐसे ही पड़ा है, केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं, और उसमें कई बार एनपीए भी होते हैं। जितना एनपीए होता है उसका अगर 1/4 भी अगर इनफॉर्मल सेक्टर को लोन मिले तो उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। पिछले साल पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में 6.5 करोड़ बोरर थे और टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था 2,76,000 करोड़। 31 मार्च 2022 का डेटा दे रहा हूं। और केवल अडानी ग्रुप का एक्सपोजर जो है, जिसके बारे में जानकारी है, वो करीब 2,60,000 करोड़ था। यानी कि एक ग्रुप को जितना पैसा बैंकिंग सेक्टर से मिला उतना ही भारत के 6.5 करोड़ जो स्वरोजगारी जिन्होंने लोन लिया और वापस किया। बाय द वे माइक्रो फाइनेंस में 98% से ज्यादा रीपेमेंट हो रहा है, 98.6% चल रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर उनको लोन नहीं दे रहा है, उसको 10 गुना नहीं कर रहा है। अगर 2,76,000 करोड़ की जगह अगर 27 लाख करोड़ अगर इनफॉर्मल सेक्टर को लोन मिले तो स्वरोजगार की कोई कमी नहीं। लेकिन किसी भी स्वरोजगारी से हम बात करते हैं, हमने करीब पिछले 2 साल में 1500 स्वरोजगारियों के साथ शुरुआत से काम की, उनमें से केवल 4% को बैंकों से लोन मिला है, केवल 4%।
करीब 10-12% को माइक्रो फाइनेंस से मिला है, करीब 20-25 को सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी मिला है। चलिए उनको भी अगर हम बैंक का इनडायरेक्ट भी माने तो भी करीब 30% को ही बैंकों से लोन मिला है। बाकी 70% को अपने ही पैसों से स्वरोजगार शुरू करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो हमारे डिस्कशन में अधिकतर नहीं आती है। तो संतोष जी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें बैंकिंग सेक्टर को एक अपना टारगेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर जो पॉलिसी रिकमेंडेशन होती हैं वो कि सरकार का बजट किस तरफ जाए, लेकिन सरकार का बजट बहुत कंस्ट्रेंट है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। अगर है तो उसको हेल्थ और एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में लगाना चाहिए, बजाय इसके कि प्राइवेट एसेट्स में, जो कि लोन से हो सकती है। तो इतना कह के मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं संतोष जी की बात सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं तो पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि विजय महाजन जी ने इतनी अच्छी बातें कही हैं कि मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, मगर मैं फिर भी एक सवाल उनसे जरूर करना चाहूँगा, और क्योंकि मैं खुद समझना चाहता हूँ, हालांकि मैं उनके जल जंगल जमीन वाले जो उनका विमर्श है उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, मगर एक सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा था और उठता रहा भी है जब वो ये चैप्टर हमारी किताब में लिख रहे थे, रिवाइविंग जॉब्स। अगर आपके श्रोतागण इंटरेस्टेड हों, उस किताब का नाम रिवाइविंग जॉब्स एन एजेंडा फॉर ग्रोथ, समृद्ध भारत के लिए ही छापी थी। उसमें पहला चैप्टर, बल्कि शायद दूसरा चैप्टर विजय महाजन जी का ही है। तो ये जो 4 लाख करोड़ हमको जल जंगल जमीन के लिए चाहिए होंगे सालाना, वो सरकार जुटा पाएगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि नहीं जुटा पाएगी तो ये हमारी उम्मीदों में ही रह जाएगा। और इसको जुटा पाने का एकमात्र तरीका ये है, एकमात्र तो नहीं मगर एक बहुत बड़ा तरीका ये है कि सरकार को कहीं ज्यादा चेष्टा करनी पड़ेगी कि टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाए। दुनिया के विकास का इतिहास ही ये है, जिनको हम आज विकसित देश या अमीर देश कहते हैं, उनका इतिहास ही ये है कि जैसे जैसे उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, वैसे वैसे उनकी टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ता चला गया। यानी कि द साइज ऑफ द स्टेट grew and grew and grew as incomes grew। तो यानी कि अब 1880 में टैक्स टू जीडीपी रेशो लगभग 10-11% था। 1880 यूरोप नॉर्थ अमेरिका की बात कर, और वो 1980 100 साल बाद 40 और 45% पहुंच गया। मगर अब विडंबना देखिए कि हमारे देश में क्या हुआ है। 1992 में जब हमारी आर्थिक नीतियां बदली और विकास दर तेजी से बढ़ी और आमदनियां बढ़ी, तब टैक्स टू जीडीपी रेशो 17% था और वो आज भी 17%। ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल हमारे देश को और हमारे श्रोताओं को मानना चाहिए। तो जो सरकार, चाहे वो पिछली सरकार हो, चाहे वो आज की सरकार हो, कोई सरकार जो इस बात पे काम नहीं करेगी, ये 4 लाख करोड़ जिस मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि पूर्ण रूप से मैं सहमत हूं विजय जी की बात। और बहुत अच्छी बात करी विजय जी ने कि अर्थशास्त्री, मेरे जैसे अर्थशास्त्री अधिकतर बस इसको जल जंगल जमीन को एग्रीकल्चर में लपेट लेते हैं और बाकी चीजें भूल जाते हैं। मगर विजय जी की बात से सहमत होते हुए मैं फिर भी ये कहूंगा, और मुझे मालूम है कि विजय महाजन जी मुझसे भी सहमत होंगे क्योंकि ये चर्चाएं हम लोग करते रहे हैं। 2 बातें कहूंगा कि जल जंगल जमीन से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो उत्पादकता बढ़ेगी खेती की, जिसके उदाहरण उन्होंने दिए, उससे जो आमदनी बढ़ेगी, उससे बाकी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर निरंतर असर सकारात्मक होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरर्स के लिए मांग बढ़ेगी, सर्विसेज के लिए मांग बढ़ेगी। तो ये बहुत ही
अहम बात विजय जी कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आता हूं कि उस विषय पे कि एग्रीकल्चर से जो सरप्लस लेबर है उसको हटाना भी है। तो ये सरप्लस लेबर इतना है, तो जो जल जंगल जमीन की बात विजय जी कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वर्कर रह जाएगा अगर हम वर्कर को वहां से हटाते भी हैं तो भी, और हटाना अत्यंत आवश्यक है। वो हर देश की विकास की पद्धति रही है और उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि मतलब ये सवाल कोई ना उठाने के बारे में सोचे कि अरे खाने के लिए पैसा कहां से, खाने के लिए कैसे पॉसिबिलिटी होगी अगर लोग सारा खेती छोड़ देंगे। अरे खेती छोड़ने की ना मैं बात कर रहा हूं ना विजय बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अत्यधिक लोग हैं। सिंपल स्टैटिस्टिक आपको बताता हूं कि 2004 तक हमारे देश में कृषि क्षेत्र में संख्या बढ़ती चली जा रही थी लोगों की। 2004 के बाद 2019 तक 15 साल निरंतर एग्रीकल्चर से लोग बाहर निकल रहे थे। इस तेजी से बाहर निकल रहे थे क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार और आजीविका की बढ़ोतरी हो रही थी कि absolute number of workers in agriculture began to fall for the first time after 2004। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। और इस बात में मैं वापस आऊंगा कि 2020 और 21 में आपको विश्वास नहीं होगा, जो पलायन करके वापस लोग गए उनकी संख्या मतलब चौंकाने वाली है। 44 मिलियन, 4.5 करोड़ लगभग लोग वापस 20 में गए 2020 में। और 21 में ये न सोचिए कि लोग वापस आ रहे थे, 70 लाख लोग 21 में भी गए। तो जो एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रक्रिया चल रही थी, मूलभूत आधारभूत जो परिवर्तन चल रहा था, उसमें ही रुकावट ही नहीं आई है, स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन हुआ है। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। तो इनको कैसे बाहर निकाला जाए? मैं तीन बातें करूंगा। पहली बात तो यह है कि अपने ढंग से विजय जी ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की, एमएसएमईज की बात की, मगर मैं उस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार जो पैदा होता है, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, वो अधिकतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमईज ही पैदा करते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं करते हैं। वो जो बात विजय जी ने भी कही। दिक्कत यह है कि नोटबंदी के बाद खास तौर से एमएसएमईज पे बड़ा आघात हुआ, जीएसटी के लाने से और आघात हुआ और बहुत हजारों की संख्या में एमएसएमईज बंद होने लग गई। और इसमें जो कोविड में आघात हुआ है वो और घातक रहा है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अब मैं वो बात कहूंगा जो विजय जी ने नहीं कही, और मैं मैन्युफैक्चरिंग पे बेहद तवज्जो देता हूं क्योंकि हुआ ये है हमारे देश में कि मैन्युफैक्चरिंग को न पिछली सरकार ने न इस सरकार ने वो तवज्जो दी जो ईस्ट एशिया के देशों में दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कृषि क्षेत्र के लोगों को कृषि से बाहर भी निकाला, गरीबी भी कम की और विकास दर में बढ़ोतरी करी। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मात्र जो तरीका है, जो हम दुनिया के 100 और देश अडॉप्ट कर चुके हैं, खासतौर से 2008 की अंतरराष्ट्रीय आपदा के बाद, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ओर तवज्जो हर देश दे रहा है, मगर हमारा देश नहीं दे रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा आयाम होगा कि हम क्लस्टर डेवलपमेंट पे ज्यादा तवज्जो दें। क्लस्टर डेवलपमेंट से मेरा मतलब क्या है? हमारे देश में 6000 क्लस्टर्स हैं। किन क्लस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं? फिर मैं केवल
उत्तर प्रदेश के कुछ उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में ग्लासवेयर का क्लस्टर है। बैंगल्स पहले बनते थे, अब लाइट फिटिंग्स वगैरह, ग्लासवेयर बहुत ही जबरदस्त बढ़िया काम होता है, बड़ा निर्यात भी होता है। मुरादाबाद में ब्रासवेयर का बड़ा जबरदस्त काम होता है। अलीगढ़ में ताले बनते हैं। इस तरीके से मतलब देश भर में 6000 हमारे देश में क्लस्टर हैं। अब उन क्लस्टर्स में अधिकतर गैर कृषि रोजगार पैदा होता है। उनमें से करीब 1400-1500 मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं। उनमें से कई हजार संख्या में हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, कई हजार की संख्या में हैंडलूम के हैं। और इन पे जिस प्रकार का कोहेरेंट कोऑर्डिनेटेड एक्शन सरकार द्वारा लेना चाहिए वो नहीं होता रहा है। ना ही सरकार उस तरीके से एमएसएमई मिनिस्ट्री या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वो पैसा नहीं लगा रही है। तो पहली बात तो ये। अब इसी सिलसिले में मैं एक और बात करूंगा जो विजय जी की बात से मेल खाएगी, कि विजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि छोटे शहरों में ये हमारे क्लस्टर्स लोकेटेड हैं। मतलब उन्होंने क्लस्टर शब्द नहीं इस्तेमाल किया, मगर अपॉर्चुनिटीज जो हैं जिसमें रोजगार और आजीविका दोनों किस्म के काम के लिए छोटे और मध्यम श्रेणी के जो हमारे देश के शहर हैं उनमें संभावनाएं कहीं ज्यादा हैं। तो इसलिए सरकार को आवश्यकता अनुसार जो अब अमृत कार्यक्रम है उसका इस्तेमाल करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और निवेश उन छोटे शहरों में करना चाहिए। अर्बन हाउसिंग के अलावा बहुत अच्छा आइडिया था उनका अर्बन हाउसिंग, और उसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो तवज्जो दी जाए तो उन क्लस्टर्स में की को चार चांद लग जाएंगे। उन क्लस्टर्स में और निवेश आएगा, और जब निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, आजीविका बढ़ेगी हर तरीके से। देखिए, जब ये जो छोटी इकाइयां होती हैं जो अधिकतर ऐसे क्लस्टर्स में केंद्रित हैं, उन छोटी इकाइयां कई बार बड़ी इकाइयों से जुड़ी होती हैं, उनके लिए सब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और जो छोटी इकाइयां होती हैं वो और नीचे की ओर, हाउस होल्ड्स की ओर, मतलब परिवारों की ओर सब कॉन्ट्रैक्टिंग करती हैं, उसमें और गैर कृषि रोजगार पैदा होता है। दो बातें और कह करके मैं इस तरीके की और कई बातें कर सकता हूं, मगर मैं अब सवाल जवाब की ओर बढ़ना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि ये जो स्मॉल टाउन्स की बात मैं कर रहा हूं और उसमें क्लस्टर बेस्ड टाउन्स पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वहां अगर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो जाए, जैसे मनरेगा है वैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो जाए, तो उससे भी बड़ा फर्क आएगा। और आखिरी बात, जहां नौकरी पैदा हो सके, मैं अब आजीविका की नहीं बात कर रहा हूं, या अधिकतर अभी तक मैंने जो बात की है वो आजीविकाओं के बारे में ही बात करी है, मगर नौकरी का सवाल जहां है, सर्विसेज पे विजय जी ने बहुत अच्छा तवज्जो दिया। रघुराम राजन ने हाल में एक भाषण दिया था जिसमें वो ये सुझाव भी दे रहे हैं कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट का दुनिया भर में बड़ी संभावनाएं हैं और उनका भी हमको इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी बात को तवज्जो देना चाहिए। उनकी बात से ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग को तिरस्कृत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में नौकरियां और बढ़ सकती हैं। अब मैं आखिरी बात अपनी ये कह करके अपनी बात बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म करूंगा कि देखिए, बड़ी दुखद स्थिति ये है कि ये सरकार किसी भी तरीके से इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमको एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही नहीं चाहिए, हमें एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से जुड़ी हो। और समय आ गया है, कोई भी सरकार 2024 में जीते, कोई भी पार्टी जीते, उसको दोनों ही अपनानी पड़ेंगी, नए रूप से उनके बारे में सोचना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, औद्योगिक नीति,
और उसके संग संग एक रोजगार नीति जो एक दूसरे से, जिनके बीच में समन्वय हो। एक तरफ औद्योगिक नीति, दूसरी तरफ रोजगार नीति। और अगर ये नहीं हुआ तो जिसको हम जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, हम अगले 15 और 20 साल के बीच में उस लाभांश के अंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 2040 में हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति में चीन 2015 में पहुंच गया। एजिंग सोसाइटी, हम युवा देश नहीं रह जाएंगे। आज की तारीख में हमको बिल्कुल बात सही कह रहे थे विजय जी कि 10 to 12 million new non-farm jobs have to be created, but if significant number can also be created in the farm sector, thanks to Jal Jangal Zameen, even better. इसका कारण ये है कि मतलब ये आंकड़ों का आधार क्या है, ये मैं समझा दूं, उसके बाद मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं। एक तो बेरोजगारों की संख्या ही लगभग 4 करोड़ पहुंच गई है और इस सरकार के रहते हुए ही 3 करोड़ की इसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात यह है कि 50 से 60 लाख युवा हर साल लेबर फोर्स ज्वाइन करते हैं, काम ढूंढते हैं, उनके लिए रोजगार चाहिए। और तीसरी बात ये, जिससे मैंने अपनी बात शुरू करी थी, कि खेती से लोगों को बाहर निकालना है गैर कृषि क्षेत्र में। इन 3 कारणों से हमको 10 to 12 मिलियन यानी कि 1 से 1.25 करोड़ नए रोजगार पैदा करना अनिवार्य है। धन्यवाद विजय जी। लेकिन संतोष जी का जो मुख्य पॉइंट था उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जब तक के हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो 16-17% पे अटका हुआ है बहुत दिनों से, जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग ये जो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं कि भाई हेल्थ में 3% हो जाना चाहिए जीडीपी, एजुकेशन में 6% से ऊपर होना चाहिए, मैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बोल रहा हूँ 2% होना चाहिए। तो ये सब कहाँ से आएगा जब तक के सरकार की रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगी तो। लेकिन उसमें समस्या केवल ये है संतोष जी कि हमारा जो टैक्स पेयर है वो कन्विंस्ड नहीं है कि सरकार इज एन एफिशिएंट यूजर ऑफ टैक्स मनी। करेक्ट। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक दूसरा जो मैकेनिज्म है ना, देखिए बैंकिंग वाला, आप जी हाँ, जो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो तुरंत उसी समय उसमें से 25 रुपया सरकार की तिजोरी में पहुंच जाता है थ्रू व्हाट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व एंड कैश रिजर्व रेशियो, दोनों मिला के 26% है एक्चुअली। तो ये सीधा सरकार की तिजोरी में पहुंच जाता है एज ऑफ कोर्स एज बोरोइंग्स थ्रू द आरबीआई, बट गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक। तो वो सारा का सारा जाता है into the consolidated fund of India to take care of the fiscal deficit. But as a financial sector person, मेरा ये सुझाव रहेगा कि उसमें से ईयर मार्किंग होनी चाहिए कि ठीक है आप SLR 23 क्या 25% भी रखो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ईयर मार्क करो कि इसमें से 5% केवल एजुकेशन सेक्टर में ही जाएगा, 2% जो है केवल जल जंगल जमीन में ही जाएगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा जिससे कि हम 450 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं एक व्यक्ति के लिए, वो सब की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो जब तक के टारगेटेड रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, which is not the general tax mechanism is not appropriate for that। एक तो ये दूसरा ये है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो आपने जो टोटल बताया दैट इज फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स का जो है बहुत हालत खस्ता हो चुकी है और जीएसटी सेंट्रलाइजेशन के बाद तो और भी एक तरह से स्टेट एबिलिटी टू रेज रिसोर्सेज बहुत कम हो गई। तो जो स्टेट लेवल जो रिसोर्स टैक्सेस होते हैं, उदाहरण के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, एक जमाने में लैंड रेवेन्यू होता था लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, लेकिन जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है तो प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत लैक्स है हमारी स्टेट्स। इसी तरह प्रोफेशनल टैक्स,
लोकल एक्साइज, बहुत सारी चीजें जो हैं बिल्कुल जो स्टेट लेवल, मैं छत्तीसगढ़ की स्टेट प्लानिंग कमीशन पे हूँ, तो मैंने डिटेल में स्टडी की है कि स्टेट लेवल रेवेन्यू मोबिलाइजेशन विदाउट इंक्रीजिंग रेट्स इज हाईली पॉसिबल। आप ही प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट ही नहीं करते हैं, करोड़ों की बिल्डिंग बन रही है, उसमें आप 3,500 रुपया टैक्स लगाते हैं और वो भी आप कलेक्ट नहीं कर रहे हैं पिछले 6 साल से, यू नो। तो फिर आप कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, और आपके पास इतना भी पैसा कम हो गया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो मैचिंग आपको 40% डालना है या 50% डालना है, वो आपके पास पैसा ही नहीं है, आप अगली डिसबर्समेंट नहीं ले सकते, तो साल के अंत में पैसा जो है वो लैप्स हो रहा है। So, you know, there is a lot more detailed thing that we have to work on within your overall suggestion of resource बिल्कुल, मैं आपके SLR और CRR वाले जो सुझाव है 25-26% वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मगर आपसे मेरा एक सवाल है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मगर अब शायद ये मौका है कि ये जो जल जंगल जमीन के लिए 4 लाख करोड़ की अनिवार्यता है, जरूरत है, उसको चलिए हमने एक मान के चले कि हमने इकट्ठा भी कर दिया, जो जोड़ लिया, मगर दिक्कत ये है, और ये दिक्कत बार बार औद्योगिक नीति के साथ भी सर कई अर्थशास्त्री ये मुद्दा उठाते हैं कि स्टेट कैपेसिटी कहाँ है, लोअर लेवल पे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कैपेसिटी कहाँ है। तो इस विषय के बारे में भी आपने थोड़ा सोचा होगा, तो अगर उस पर कुछ प्रकाश आप डालना चाहें तो। जी, इसमें मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा कि एक तो थैंक्स टू नरेगा, क्योंकि नरेगा एक तरह से नेशनल टेम्पलेट है। अगर आप नरेगा की वेबसाइट देखें, जो मैं सबसे रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 10-15 मिनट नरेगा वेबसाइट पे स्पेंड करिए। इतना जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसकी समस्याएं भी हैं, लेकिन उसके कारण क्या है कि आप अभी कंप्यूटर पर बैठ के देख सकते हैं कि कौन से गांव में कौन सा जॉब चल रहा है, उसमें कितने जॉब कार्ड वाले लगे हैं, उनमें से कितनों की मस्टर रोल में अटेंडेंस हो गई है, कितनों को पैसा रिलीज हो गया है, सब जो है मॉनिटर हो रहा है। थैंक्स टू नरेगा's experience of last 15 years, particularly during COVID also, वो एक स्टेट कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट नेशन वाइड बन चुकी है, और ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन एंड सॉफ्टवेयर वो जहां भी कमी है वो आसानी से ठीक हो सकती है। और फॉर्चुनेटली जल जंगल जमीन में जंगल के अलावा बाकी सारा काम जो है नरेगा में हो सकता है। जंगल में इसलिए नहीं हो सकता कि हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपने आप को इतना बड़ा जमींदार मानता है कि वो अपने फायदे के लिए भी वो नरेगा का पैसा इस्तेमाल नहीं करता। तो वो थोड़ा हमें एक पॉलिसी लेवल पे करना होगा। लेकिन और जंगल का क्रूशियल, क्योंकि सारा जो रेन वाटर है उसका जो फर्स्ट होल्डिंग तो जंगल में ही होती है ना, उसके बाद ही आप भूमि में, तो जब तक आप रोकेंगे, तो इसलिए हमको वी नीड ए नरेगा फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसका चाहे वो कोई और नाम रखें और वो किसी और दूसरे रास्ते से लें, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन होना जरूरी। मैं इतना भी कहूंगा कि FRA में जितनी जमीन लोगों के जिनके क्लेम्स अभी सेटल नहीं हुए हैं, एक स्पेशल स्कीम होनी चाहिए कि FRA में उनको सेटल किया जाए विद द कंडीशन कि वहां पे केवल वो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पे काम करेंगे और ट्री क्रॉप्स ही लेंगे, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पेट में दर्द है कि FRA से हमारे जंगल खराब हो जाते हैं। तो भैया आप ही के यहाँ पे हम सिर्फ जंगल को बल्कि रिपेयर कर रहे हैं। FRA कैन बी यूज्ड एज अ नेशनल फॉरेस्ट रिपेयर अभियान, FRA फॉरेस्ट रिपेयर अभियान और फॉरेस्ट रीजनरेशन अभियान, rather than forest rights act, you know। तो मतलब इस तरह की जो माइक्रो डिटेलिंग है हमें करनी पड़ेगी। दूसरा जो पॉइंट है आपका कि स्टेट कैपेसिटी नहीं है इन जनरल, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कई चीजों में काफी पुरानी कैपेसिटी है। सड़कें और बांध इत्यादि बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ये थैंक्स टू रुड़की 150 इयर्स अगो पूरे देश में सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स तो बहुत डीप रूटेड है, डेवलप्ड है, हाँ बहुत डेवलप्ड है। मतलब तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है, जो डिजिटल या टेली सर्विसेज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर है,
बिकॉज दैट इज ऑल अ टेम्पलेट बेसिस कि भाई टावर लगाना है तो कोई बम्बई की पार्टी आती है, वो बहुत दूर बस्तर के जंगल में टावर लगा के चली जाती है, वो फुल्ली ऑटोमेटेड है, बिजली भी वहां है, सब कुछ है। तो उसके लिए स्टेट कैपेसिटी सिर्फ आपको सैंक्शन वैंक्शन करने की है, आपको खुद नहीं लगाना पड़ता, वो टर्न की बेसिस पे होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंक्रीजिंगली स्टेट कैपेसिटी जो है इंप्रूव हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो 117 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किए थे पिछले 5-7 साल में, उनमें काफी काम हुआ है। और क्योंकि उनकी बहुत टाइट मॉनिटरिंग हो रही थी, मैं उनमें से कई जिलों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो विश्वास ही नहीं होता है कि उन जिलों में कितनी कैपेसिटी इंप्रूव हो गई है। मैं आपको दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ। दंतेवाड़ा में मतलब सारा काम जो है नरेगा का अपलोडिंग मोबाइल फोन से फील्ड से सीधा नेशनल NIC में जाता है। मतलब बाकी जिलों में लोग फिर भी शीट भर के लाते हैं, फिर कंप्यूटर सेंटर में डेटा एंट्री होती है, दंतेवाड़ा में मोबाइल फोन से सीधा अपलोड हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें इंप्रूव हुई हैं, वो यू नो वी हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। उसके बावजूद भी जो स्टेट कैपेसिटी नहीं है ना संतोष जी, वो दैट इज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इज नॉट नॉलेज और स्किल्स और टेक्निकल कैपेबिलिटी, बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो काम करवाने देना ही नहीं चाहते जब तक कि वो उनको अपने लाभ नहीं मिले। उनको तो फिर एक राजनीतिक प्रोसेस से ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बिल्कुल, थैंक यू।